नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास ये क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों की होगी। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के जो पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास, उसके तहत हम पढ़ रहे हैं बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के दौरान किन किन गवर्नर जनरल और गवर्नरों द्वारा बंगाल में शासन किया गया और प्रशासनिक सुधार, राजस्व सुधार, व्यापारिक सुधार क्या क्या किया गया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में इनका जो कार्यकाल रहता है 1772 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक रहता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको कई प्रकार की शक्तियाँ दी जाती है, शासन संचालन से संबंधित वह प्रशासनिक सुधारों से संबंधित। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत भी इन्हें कई तरह की शक्तियां दी जाती है और यहाँ गवर्नर जनरल की काउंसिल का निर्माण कर दिया जाता है और उसमें नीति निर्धारण किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी व ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कि कैसे भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा भारत में शासन किया जाएगा। और अंग्रेजी प्रांतों को हमने पीछे पढ़ा था। अंग्रेज सरकार है वो भारतीय क्षेत्रों प्रांतों को अंग्रेजी राज्य का अंग स्वीकार कर लेती है। अब इनके द्वारा क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं, तो वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं हम। वारेन हेस्टिंग द्वारा सबसे पहले हम इनके प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करेंगे। इनकी नियुक्ति की जाती है 1772 ईस्वी में और 1772 से लेकर 74 ईस्वी तक ये सिर्फ बंगाल के गवर्नर रहते हैं और 74 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है, जो 1774 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक ये रहते हैं। और संपूर्ण जो उड़ीसा और बम्बई प्रांत होता है उसको भी बंगाल प्रांत, जो बंगाल की काउंसिल है, उसके अधीन कर दिया जाता है और शासन का सर्वा वारेन हेस्टिंग को कर दिया जाता है। तो उसके पश्चात जब इनकी 1772 से 74 तक तो रहेंगे ये सिर्फ बंगाल के गवर्नर और उसके बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाएंगे। अब इनके द्वारा प्रशासनिक सुधार सबसे पहले इनके द्वारा किया जाता है द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन की बात करें तो आपको याद होगा 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई और इसके तहत बंगाल के नवाब को सिर्फ निजामत के अधिकार दिए गए और उसके द्वारा दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते हैं। उनमें कई तरह की दोष और कमियां थी जिनको ध्यान में रखते हुए वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले द्वैध शासन की समाप्ति की। 1765 ईस्वी में आपको पता होगा इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद संधि। इसके तहत इलाहाबाद संधि के तहत बंगाल में जो दीवानी अधिकार इनको मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसी के दौरान बंगाल में प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत होती है और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और जो मीर जाफर है उनके साथ ये समझौता होता है। इस संधि के दौरान बंगाल प्रांत पर पूर्णतः अधिकार इनको मिल जाता है और बंगाल उड़ीसा और मुंबई है जो इनकी काउंसिलें स्थापित हो जाती है। उस दौरान प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं जब रॉबर्ट क्लाइव 1765 से लेकर 67 ईस्वी तक भारत में रहते हैं बंगाल के गवर्नर, और वे जब पुणे चले जाते हैं तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उनमें किसी तरह की कमियां और दोष रखती उनको इनके द्वारा समाप्त किया जाता है। तो उनके द्वारा मोहम्मद रजा का और सिताब राय की नियुक्ति की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इनको दीवान नियुक्त किया था राजस्व वसूली के लिए और प्रशासनिक कार्य करने हेतु। इनको सबसे पहले वारेन हेस्टिंग के द्वारा हटाया जाता है और इन पे मुकदमा चलाया जाता है कि इसने राजस्व वसूली में कई तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं उनके, और इनके द्वारा कई तरह का भ्रष्टाचार और गबन किया, ये आरोप लगाकर इन पे जो मुकदमा चलाया जाता है और इनको सबसे पहले हटा दिया जाता है। उसके पश्चात बंगाल का नवाब होता है जो नजमुद्दौला। आपको बता दूं मैं बंगाल का नवाब कौन होता है, नजमुद्दौला ये मीर जाफर का पुत्र है। मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात इसको बंगाल का नवाब मान लिया जाता है, लेकिन ये अल्पवयस्क होता है। उसी दौरान जब वारेन हेस्टिंग आता है तो उसकी जो मीर जाफर की विधवा पत्नी होती है मुन्नी बेगम को इसका संरक्षक नियुक्त कर देता है नजमुद्दौला का।
और उसके पश्चात बात करते हैं तो इनको जो बंगाल के नवाबों को राशि दी जाती थी निजामत के कार्य के लिए, जो फौजदारी जो कानून है उसकी जो फौजदारी व्यवस्था इनके अधीन रहती है द्वैत शासन के समान। लेकिन जब ये व्यवस्थाएं बंगाल के नवाब से लेकर और कंपनी अपने हाथ में ले लेती है, तब इनको जो राशि दी जाती थी निजामत के लिए 53 लाख राशि को घटाकर 26 लाख कर दिया जाता है। उसके पश्चात वॉरेन हेस्टिंग द्वारा एक दूसरा कार्य किया जाता। मुगल बादशाह शाह आलम जो इलाहाबाद की संधि के तहत कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह को दे दिया गया था अवध के नवाब से छीनकर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उनका अधिग्रहण जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा वापस कर लिया जाता। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र वॉरेन हेस्टिंग ने पुनः अपने अधीन कर लिया और इसी क्षेत्र को क्या करते हैं वो जो अवध का नवाब है उससे दे दिया जाता है और इसकी एवज में अवध के नवाब से 50 लाख रुपए ले लिए जाते हैं और ये क्षेत्र अवध के नवाब को बेच दिया जाता है। क्योंकि मुगल बादशाह जो उसी वक्त क्या होता है मराठों के संरक्षण में चला जाता है। जो मराठा जो शक्ति अभी उभर रही है मुगल बादशाहों द्वारा मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया जाता है, जिस वजह से ये क्षेत्र मुगल बादशाह से छीनकर अवध के नवाब को बेच दिया जाता है। उसी दौरान वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा एक राजवल्लभ जो अधिकारी उसकी नियुक्ति की जाती है भू राजस्व एकत्रण और भू राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितना भू राजस्व आ रहा है और उसका कहाँ उपयोग किया जा रहा है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं अपने कार्यकाल में और इनका कार्यकाल 1772 ईस्वी से लेकर 85 ईस्वी तक रहता है। अब इनके द्वारा व्यापारिक संबंधी क्या सुधार किए जाते हैं? जो व्यापार में कई तरह के दोष आ गए थे 1717 ईस्वी जो फर्रुखसिंह मुगल बादशाह द्वारा जो इनको फरमान जारी कर दिया जाता 10 तक, तो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाने लग जाता है। ये कमियां और दोष को नज़र में रखते हुए व्यापारिक सुधार वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले इसके द्वारा क्या किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी निर्माण उसी उद्देश्य से हुआ, व्यापार के उद्देश्य, और जो उसके कर्मचारी व्यापारिक जो गतिविधियां करने लग जाते अतः वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को जो है इसमें अस्तित्व में जो क्या कहते हैं अस्तित्व को जो चैलेंज हो जाता है और इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लग जाती है। तो इसी दौरान क्या किया जाता है, इन कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी जाती है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। और दस्तक प्रथा जो 1717 में मैंने बताया फर्रुखसिंह मुगल बादशाह द्वारा जारी की जाती है, उस प्रथा पर रोक लगा दी जाती है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। हालांकि ये रोक नामात्र की रहती है। पुनः 1774 ईस्वी में इन्हें दस्तक प्रथा को बहाल कर दिया जाता है। अब जो जमींदार लोग थे उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि चुंगी चौकियां स्थापित करती है और वो अपने अपने क्षेत्रों से गुजरने वालों से टैक्स वसूल करते हैं, कर वसूल करने लग जाते हैं। इससे काफ़ी अराजकता और असमानता फैल जाती है। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 5 चुंगी चौकियां स्थापित की जाती है, ढाका, पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और हुगली, और वहाँ पे नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं कि किस तरीके से चुंगी वसूली जाएगी और कितनी चुंगी जो कर के रूप में वसूली जाएगी। तो जो जमींदारों के द्वारा चुंगी चौकियां स्थापित की गई थी उनको समाप्त कर दिया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 2.5% चुंगी टैक्स निर्धारित कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसमें कोई भी चाहे भारतीय व्यापारी हो चाहे यूरोपीय व्यापारी हो सभी से सामान्य रूप से 2.5% चुंगी ली जाएगी। और इस तरह जो कंपनी का जो कर्मचारी थे निजी व्यापार करते हैं उसको हतोत्साहित इसके द्वारा किया जाता है, व्यापार क्षेत्र में सुधार किया जाता है ताकि कंपनी की आय को बढ़ाया जा सके और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। और इसी क्रम में 1780 ईस्वी में जो नमक और अफीम का व्यापार था उस पर सरकारी नियंत्रण पूर्णतः कर लिया जाता है। अभी ये व्यापारिक सुधार अपने अपने क्षेत्रों जिन क्षेत्रों में
ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है उन्हीं क्षेत्रों में किया जाए। धीरे धीरे जो ये भारत में पूर्णतः अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे और इन्हीं तरह वो नियमों में और बदलाव करते रहेंगे, प्रशासनिक व्यापारिक सुधार करते रहेंगे। अभी जो क्षेत्र उनके अधीन है उसी क्षेत्रों में ये गतिविधियां की जा रही है। तो 1780 ईस्वी में क्या किया जाता है, अफीम नमक के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, वह सारा का सारा व्यापार सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाता है और अन्य व्यापारियों की इसकी अनुमति नहीं रहती है। तो हमने पढ़ा प्रशासनिक सुधार और व्यापारिक सुधार। इसी दौरान लगान व्यवस्था, लगान तो आप समझते हो, जो लगान तो सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे खेत से किसानों द्वारा फसल का उत्पादन किया जाता है, उसी फसल उत्पादन पर जो कर लिया जाता है लगान के रूप में, जो अनाज लिया जाता है उसे ही लगान कहते हैं। तो लगान व्यवस्था में सुधार इनके द्वारा किया जाता है। जो ठेका प्रथा शुरू कर दी जाती है, हालांकि लगान की व्यवस्था पूर्णतः सफल नहीं रहती और लगान व्यवस्था असफल रहती है। क्यों? और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय किसानों का आर्थिक शोषण, अत्यधिक दोहन इनके द्वारा किया जाता है लगान व्यवस्था में। तो इनके द्वारा ठेका प्रथा शुरू कर दी जाती है। जो जमींदार वर्ग लगान वसूली का कार्य अंग्रेजों द्वारा, इनके पास कर्मचारियों की कमी थी और ये भारतीय पृष्ठभूमि में इनको पता भी नहीं था किस तरीके से लगान वसूली किया जाए, इस चीज़ों की इनको नॉलेज नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक ठेका प्रथा शुरू कर दी, उस व्यक्ति को ठेका दे दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा लगान हमको देगा। तो लगान की ये बोली लगने लगी और ये भारतीय जमींदारों द्वारा जो अत्यधिक लगान देता था उसको ही वह लगान वसूली का ठेका दे दिया जाता था। और जमींदारों द्वारा अत्यधिक बोली लगाने पर वास्तविक लगान वहाँ इतना प्राप्त नहीं होता, तो जमींदारों द्वारा कृषकों पर अत्याचार किए जाते और उनका शोषण किया जाता। तो ये ठेका प्रथा इसके द्वारा शुरू की गई। और इस जो लगान को वसूली के करने के लिए जिला स्तर पर इसने क्या किया, कलेक्टर की नियुक्ति कर दी। आजकल वर्तमान समय भी हम कलेक्टर का नाम सुनते हैं, तो कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करने वाला, एकत्रित करने वाले व्यक्ति को कलेक्ट कहते हैं। तो ये उस समय लगान एकत्रित करता था इसलिए इसे कलेक्टर कहा जाता है। और एक भारतीय दीवान की नियुक्ति कर दी कलेक्टर की सहायता के हेतु, कि जो राजस्व वसूली के लिए, लगान वसूली के लिए ये इसकी सहायता करेगा। और एक रायन नाम के पद का सृजन किया गया और इस पे एक भारतीय की नियुक्ति की जाती। रायन का क्या काम होता है, रायन की बात करते हैं तो रायन भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको लगान व्यवस्था के बारे में और उसकी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी उसके बारे में क्या करेगा, लगान वसूली में सहायता करेगा और उनको परामर्श देगा। तो एक रायन पद का सृजन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मूल रूप से, तो लगान वसूली की व्यवस्थाएं इसमें असफल रही और इसमें समय समय पर कई तरह के बदलाव करते गए और किए गए। गवर्नर जनरल जो पद पर नियुक्त होकर आए उनके द्वारा समय समय पर बदलाव किए गए। इस दौरान आज हमने वारेन हेस्टिंग की प्रशासनिक सुधार, व्यापारिक सुधार और लगान व्यवस्थित सुधारों के बारे में पढ़ा है और आने वाली क्लास में हम इसके कुछ अन्य सुधारों के बारे में और भारत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा क्या क्या सुधार किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बोलिए, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।